देश के भविष्य प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको सादर नमस्कार। आशा करता हूं कि आप लोग मन से पढ़ रहे होंगे और आप लोग इसलिए पढ़ रहे होंगे क्योंकि आप लोगों को भविष्य में कुछ बेहतर मुकाम हासिल करना है। और हम लोग भविष्य में एक बेहतर मुकाम तभी हासिल कर सकते हैं जब हम लोग आज का सही ढंग से सदुपयोग करें। तो आप लोग आज का सही ढंग से सदुपयोग कीजिए और भविष्य में एक बेहतर मुकाम हासिल कीजिए। यही मंगल प्रार्थना माँ सरस्वती भगवती से करता हूँ और विघ्नहर्ता गणेश जी से भी यही प्रार्थना है आप सब के लिए कि आप सब लोग अपने माता पिता के संघर्ष की कीमत को समझते हुए हर रोज़ पढ़ेंगे और आप लोगों को एक बेहतर मुकाम मिलेगा। इन्हीं मंगल शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः 12वीं कक्षा के हिंदी संकाय के एक और अध्याय को लेकर के आपके बीच में आज प्रेजेंट हूँ, जिस अध्याय का नाम है हंसते हुए मेरा अकेलापन। जिस अध्याय को लिखा है मलियज जी ने और जिनका पूरा नाम है भरत जी श्रीवास्तव और जिनका जन्म 15 अगस्त 1935 ईस्वी को 15 अगस्त 1935 ईस्वी को आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। और साहित्य जगत के मलियज एक ऐसे सितारे हैं जो कि एक अनमोल कवि, एक अनमोल आलोचक और एक अनमोल लेखक के रूप में जाने जाते हैं। उनकी प्रशंसा यदि शब्दों में व्यक्त की जाए तो शायद शब्दों में उनकी प्रशंसा न्यून होगी। हंसते हुए मेरा अकेलापन एक डायरी है, साहित्य की एक ऐसी विधा है डायरी, जिसमें डायरी के माध्यम से उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों और उन्होंने अपने जीवन में जो सुख दुख झेला उस सुख दुख का भरसक उन्होंने व्याख्या किया है अपनी डायरी में। इस डायरी के माध्यम से हम लोग ये जान पाते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में संवेदना को कितना ज़्यादा महत्व दिया। उन्होंने अपनी डायरी के माध्यम से यह बताया कि डायरी जो होता है वो व्यक्ति के मन का कूड़ा होता है। हमें भी अपने दैनिक जीवन में जो भी कुछ घटित होता है हमारे जीवन में उसे एक डायरी में कलमबद्ध करके एक दस्तावेज के रूप में रखना चाहिए, क्योंकि हमारे न रहने के बावजूद हमारी प्रतिनिधि के रूप में डायरी ही हमारी अहम भूमिका के रूप में, हमारी प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित रहती है। तो हमें हर दिन अपने दैनिक जीवन के अनुभवों के ब्यौरे को हमें डायरी के रूप में कलमबद्ध करना चाहिए। यही बातें इनके इस पाठ से हमें सीखने के लिए प्राप्त होती है। अब इस पाठ से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों की ओर अब हम लोग चलते हैं। इस पाठ से प्रथम महत्वपूर्ण प्रश्न है कि डायरी क्या है। तो लिखेंगे डायरी का अर्थ है, डायरी साहित्य की एक ऐसी विधा अथवा डायरी एक ऐसा दस्तावेज जिसमें हम लोग अपने दैनिक जीवन के अनुभवों का पूर्णतः ब्यौरा पूरी सफाई के साथ पेश करते हैं। डायरी एक ऐसा दस्तावेज अथवा एक ऐसा संग्रह जिसमें हम लोग अपने दैनिक जीवन के अनुभवों को भली भांति लिखते हैं और पूरी ईमानदारी के साथ, और जो भी हमारे जीवन में घटित होता है उन्हीं घटनाओं को हम लोग डायरी में कलमबद्ध करते हैं। इसके पश्चात दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है इस पाठ से, डायरी का लिखा जाना क्यों मुश्किल है। तो लिखेंगे डायरी का लिखा जाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि डायरी लिखने के क्रम में पूरी ईमानदारी बरतनी होती है। डायरी लिखने के क्रम में किसी प्रकार की कल्पना की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि हम लोग अपने दैनिक जीवन में जो भी कुछ भोगते हैं, अर्थात हमारे दैनिक जीवन में जो भी घटित होता है, हम लोग जो भी कुछ सहन करते हैं, जो भी हमारे जीवन में सुख दुख होता है, उसका वास्तविक निरूपण करना होता है। तो वैसे व्यक्ति जो कि कल्पना के आधार पर कुछ सृजन करना चाहते हैं तो वो डायरी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि डायरी लिखने के क्रम में जो भी हमारे जीवन में वास्तविक घटनाएं घटती हैं उन घटनाओं का पूरी ईमानदारी से शब्दों के माध्यम से डायरी में प्रेषित करना होता है। इसलिए डायरी का लिखा जाना उन लोगों के लिए मुश्किल है जो कि ईमानदारी नहीं बरतते हैं लिखने के क्रम में, बल्कि कुछ न कुछ आधुनिकता परोसने की कोशिश करते हैं और काल्पनिकता का सहारा लेते हैं। तो उन लोगों के लिए डायरी का लिखा जाना बेहद ही मुश्किल है। इसके पश्चात इस पाठ से तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस तारीख की डायरी आपको सबसे प्रभावी लगी और क्यों। तो लिखेंगे मुझे सबसे अधिक प्रभावी डायरी लगी 10 मई 1978 की जो डायरी है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रभावी लगी। ऐसा इसलिए क्योंकि इस डायरी में उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों को बखूबी व्याख्या किया है, उन्होंने जीवन के संघर्षों को बखूबी व्याख्या किया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपने जीवन के यथार्थ का बेहद ही संजीदगी के साथ उन्होंने इस पाठ में इस तारीख की डायरी में व्याख्या किया है। उन्होंने जिंदगी के संघर्षों से हमें रूबरू करवाया है। अतः 10 मई 1978 की जो डायरी है वो मुझे काफ़ी प्रभावी लगी, ऐसा आप लोग लिख सकते हैं। इसके पश्चात चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न है, डायरी के इन अंशों में मलियज की गहरी संवेदना घुली हुई है, इसे प्रमाणित करें। तो लिखेंगे
मलियज द्वारा लिखी गई डायरी के जितने भी अंश हैं उन अंशों में मलियज की गहरी संवेदना घुली हुई है। यह बात पूर्णतः सत्य है, और पूर्णतः सत्य इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपनी डायरी के माध्यम से जो भी बातें लिखी हुई हैं उस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि उनके अंदर अथाह संवेदना थी। संवेदना फसलों के प्रति, वो फसल को कहते हैं कि जो खेत में लगा हुआ फसल जो है वो हमारे परिवार का सदस्य है, वो एक व्यक्ति की तरह है। और साथ ही साथ फल बेचने वाली उस नादान लड़की की पीड़ा को भी उन्होंने बखूबी व्याख्या करने का प्रयास किया है। उन्होंने खेतों के मेड़ पर कौवों को झुंड को देखते हुए उसकी संवेदना को समझने की उन्होंने कोशिश की है। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि विभिन्न मलियज के द्वारा लिखे गए डायरी के अंशों के आधार पर हम लोग यह कह सकते हैं कि उनके जीवन में, उनके दैनिक जीवन में अनुभवों का जो ब्यौरा है उस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि उनके मन में अथाह संवेदना खुली हुई है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि 5वां नंबर प्रश्न है। आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रचता भी है। तो लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति हंसते हुए मेरा अकेलापन पाठ से ली गई है, जिसके रचयिता मलियज हैं। और मलियज ने इस पंक्ति के माध्यम से कहा है कि आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को भोगता भी है। अर्थात व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं, परंतु हमें दुख का सामना डर कर नहीं बल्कि डट कर करना चाहिए। और जब हम लोग दुख का सामना डट कर करते हैं, डर कर नहीं, तो हम लोग एक इतिहास रचते हैं। और जब हम लोग दुख को सहन करते हैं, अर्थात हम लोग दुख भोगते हैं, तब जा करके हम लोग अपने जीवन में कुछ न कुछ बेहतर करते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, भोगता भी है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न इस पाठ से कि लेखक अपने किस दर की बात करता है, इस दर की खासियत क्या है। तो लिखेंगे लेखक डायरी के अंशों में उन्होंने बताया कि व्यक्ति विभिन्न प्रकार के दरों से अपने जीवन में प्रभावित होता है। कभी कभी जब हमारे घर के परिजन जब देर से लौटते हैं तो विभिन्न प्रकार के अंदेशे हमारे मन में जन्म लेने लगते हैं। देखते होंगे आप कि जब परिवार में आप यदि लेट से पहुंचते होंगे तो आपकी माँ चिंतित हो जाती है। उस वक्त आपके माँ के मन में कई प्रकार के उधर-बुन चलने लगते हैं, कई प्रकार के अंदेशों से माँ घिर जाती है। अर्थात माँ सोचने लगती है कि पता नहीं मेरी संतान सकुशल होगी अथवा नहीं होगी। तो इस क्रम में माँ के मन में कई प्रकार के प्रश्न उठने लगते हैं। तो इसी प्रकार का यह इस प्रश्न का उत्तर है कि उन्होंने इस प्रश्न के माध्यम से कहा गया कि लेखक किस तरह की बात करते हैं। तो लिखेंगे लेखक अपने जीवन के आधार पर उन तमाम लोगों के जीवन के डर की बात करते हैं कि वो कहते हैं कि जब परिवार का कोई सदस्य जब देरी से लौटता है अथवा उससे के आने में देरी हो जाती है तो मन घबरा जाता है और मन डर का शिकार हो जाता है। और इस डर की खासियत यह है कि इस डर के कारण लोग कई घंटे तनाव में गुजार देते हैं। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रचना और दस्तावेज में क्या फर्क है। लेखक दस्तावेज को रचना के लिए कैसे जरूरी बताता है। लिखेंगे रचना वह होती है जिसका हम लोग सृजन करते हैं, और दस्तावेज एक ऐसा माध्यम है जिसमें हम लोग जो भी रचना करते हैं उस रचना को हम लोग उसमें सुरक्षित रखते हैं। तो और रचना के लिए दस्तावेज जो है वो बहुत जरूरी है। रचना के लिए दस्तावेज इसलिए जरूरी है ताकि जो भी रचना हम लोग सृजन करते हैं वह दस्तावेज के रूप में दीर्घकाल तक हमारे जीवन में, दीर्घकाल कहने का मतलब है कि लंबे समय तक हमारे जीवन में अक्षुण्ण रहे, बना रहे। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है एक कलाकार के रूप में एक कलाकार के लिए यह निहायत जरूरी है, अर्थात बहुत जरूरी है कि उसमें आग हो और वह खुद ठंडा हो। तो लिखेंगे व्याख्या करना है इस पंक्ति को। तो लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति हंसते हुए मेरा अकेलापन से ली गई है, जिसके रचयिता मलियज हैं। और मलियज ने इस पंक्ति के माध्यम से कहा है कि एक कलाकार के लिए निहायत जरूरी है कि उसमें आग हो, अर्थात वह क्या हो, उसमें कुछ अलग करने की प्रवृत्ति हो। उसमें आग हो कहने का मतलब यह नहीं कि उसके माथे पर ही आग हो, कहने का मतलब यह है कि उसके में आग हो कहने का मतलब है कि उसमें कुछ अलग करने की इच्छा शक्ति हो, उसमें उसके अंदर कुछ अलग करने की प्रेरणा हो और वो ठंडा हो, अर्थात वो विनम्र स्वभाव का हो। यह नहीं कि किसी भी बात पर तुरंत क्रोधित हो जाता हो। तो एक कलाकार के लिए यह निहायत जरूरी है कि उसमें आग हो और वह खुद ठंडा भी हो, अर्थात विनम्र भी हो। तो प्रस्तुत पंक्ति एक कलाकार के लिए बेहद ही आवश्यक है और एक कलाकार को एक मार्गदर्शन अर्थात एक दिशा और दशा
बताने की क्षमता रखती है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लेखक के अनुसार सुरक्षा कहाँ है, वह डायरी को किस रूप में देखना चाहता है। तो लिखेंगे लेखक के अनुसार सुरक्षा वहाँ है कि जब हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की मुश्किल आती है तो हम लोग उस मुश्किल का सामना डट कर करें, तो सुरक्षा वहाँ पर है। और लेखक डायरी को किस रूप में देखना चाहता है, तो लेखक डायरी को लिखना चाहता है कि हम लोग जीवन में जो भी कुछ हमारा जीवन में सुख दुख होता है, उन सुख दुखों को भी हम लोग पूरी ईमानदारी के साथ डायरी में लिखें, ताकि अन्य लोग भी उस डायरी में लिखे गए संघर्ष की गाथा से, संघर्ष की कहानी से प्रेरित हो सके और वह भी मुश्किलों का सामना डर कर नहीं बल्कि डट कर करें। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि अंतिम प्रश्न है कि धरती का क्षण से क्या आशय है। तो लिखेंगे क्षण अर्थात वह समय जिस समय हम लोग कोई रचना सृजन करते हैं, और रचना सृजन का जो कार्य होता है वह धरती पर ही संपन्न होता है, धरातल पर ही संपन्न होता है। तो धरती का क्षण का यही तात्पर्य है। इस प्रकार इस पाठ से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन प्रश्नों को मैंने आपके बीच में रखा। आप लोग मन से पढ़ते रहिए और एक दिन इतिहास रचिए और माता पिता के सपनों को साकार कीजिए। यही मंगल प्रार्थना माँ सरस्वती भगवती से आप सबके लिए है। धन्यवाद।